हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 110 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है पीवाईक्यू से आईसीएमआर के। तो ये क्वेश्चन में इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1 year old एज सस्पेक्टेड फॉर द बैक्टीरियल meningitis for which lumbar puncture is performed. Which of the following laboratory finding of spinal fluid could support the diagnosis? देखो, मेनिंजाइटिस जो होती है वो सीधे स्पाइनल कॉर्ड और जो तुम्हारा ब्रेन है उसके टिश्यूज पे जाके वर्क करती है। तो हम जो है क्या देखेंगे ब्लड में? ब्लड में मेनिंजाइटिस होने पे प्रोटीन लेवल एलिवेटेड हो जाएगा। किसमें? स्पाइनल फ्लूइड में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रोटीन है उसको वो धीरे 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 खाएगी बैक्टीरिया, और वो कहाँ पे आएगा? जब वो टूटेगा धीरे 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 टूटेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा? आपका स्पाइनल फ्लूइड में। तो हमें क्या मिलेगा? एलिवेटेड प्रोटीन लेवल हमें मिलेगा। एलिवेटेड प्रोटीन लेवल इन स्पाइनल फ्लूइड। एलिवेटेड प्रोटीन लेवल इन स्पाइनल फ्लूइड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी। ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें एक शब्द जो है मुझे दिक्कत दे रही है, लेकिन चलिए हम बताते हैं इसमें क्या है कि चार्ट और रोड ऑफ हेल्थ इज विजुअल डिस्प्ले। पहली बात, जो रोड ऑफ हेल्थ है यह विजुअल डिस्प्ले जो होता है ये हमारा मेडिकल रिकॉर्ड है। सबसे पहली बात क्या है कि ये मेडिकल रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है जिसमें चिल्ड्रेन की चाइल्ड्स की हेल्थ को समरी भी दिया होता है। मतलब अब क्या है कि हेल्थ की हमारा चिल्ड्रेंस हेल्थ समरी होता है, या उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है। अब चाइल्ड्स या चिल्ड्रेन की हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है? वेट हो सकता है। दूसरा, हेड साइज हो सकता है, हेड साइज है। और तीसरा, हाइट भी होता है। दैट इज अ पॉइंट, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। पर ये सब के सब किसके अगेंस्ट होता है? तो ये सब सेम एज फॉर सेम एज, फॉर सेम एज, फॉर सेम एज। मतलब क्या है कि इस चार्ट का कंपेयर करके हम किसी भी चिल्ड्रन, छोटा बच्चा का हेल्थ का पता लगाते हैं कि उसका वेट, उसकी हेड साइज और उसका हाइट या सही है या नहीं। उसी साइज के मतलब पिक्टोरल डायग्राम से हम मैच करके देखते हैं। तो ग्रोथ चार्ट या रोड ऑफ हेल्थ जो है वो हमारा विजुअल डिस्प्ले होता है। जो आंसर दे रखा था आईसीएमआर ने वो दे रखा था वेट फॉर एज, लेकिन इसका एक आंसर यह भी हो सकता है वेट फॉर एज। ये दोनों नहीं होगा क्योंकि इन्होंने दे रखा है वेट फॉर हाइट और हाइट फॉर वेट। ऐसा नहीं होता है, एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट दिया होता है रोड टू हेल्थ पे, रोड टू हेल्थ कार्ड, ना कि हाइट टू वेट और वेट टू हाइट। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बीएमआई नहीं है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है क्योंकि इन्होंने इसमें पूछा था कि आरएनए कंस्टिट्यूट्स 90% ऑफ द टोटल आरएनए। तो याद रखिएगा 80 टू 90% जो है यह आपका आरएनए होता है। टोटल आरएनए में से आरएनए 80 टू 90% होता है और 4 टू 5% जो है आपका एमआरएनए होता है। और इसके अलावा जो बचा अप्रॉक्सीमेट 5% में बाकी जितने भी है वो होते हैं, मतलब टीआरएनए, एचएनआरएनए, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, बाकी जितने भी आरएनए है वो 5% के लगभग होते हैं बाकी में। तो सबसे ज़्यादा
कौन सा होता है? 80 to 90% RNA होता है, सबसे ज़्यादा RNA होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? RNA होता है। उसके बाद mRNA होता है, कितना? 4 to 5% mRNA। बाकी tRNA, hnRNA, miRNA, siRNA, siRNA, piRNA वो सब 5% के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इन्होंने पूछा था अ सीक्वेंस अलाइनमेंट बाय द ब्लास्ट ईच वर्ड फॉर अ क्वेरी सीक्वेंस इज टिपिकली हैव रेसिड्यूज फॉर द प्रोटीन सीक्वेंस एंड रेसिड्यूज फॉर द डीएनए सीक्वेंस। हम क्या करते हैं, जब ब्लास्ट करते हैं तो क्वेरी सीक्वेंस को सबसे पहले बनाते हैं। क्वेरी सीक्वेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम वर्ड को फॉर्म करते हैं, या कह सकते हो कि लिस्ट ऑफ द वर्ड फॉर्म करते हैं फॉर द क्वेरी फ्रॉम द क्वेरी सीक्वेंसेस, जिसमें से हर एक वर्ड जो है, हर एक वर्ड, अगर हम प्रोटीन के लिए बात करेंगे तो वो 3 रेसिड्यूज का बना होगा, और यहीं पे अगर हम डीएनए के लिए बात करेंगे तो वो 11 रेसिड्यूज का बना होगा। और इस प्रोसेस को हम सीडिंग कहते हैं। 3 रेसिड्यूज होगा किसके लिए? प्रोटीन के लिए, और 11 रेसिड्यूज होगा डीएनए के लिए। और ये जो बना रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? सीडिंग। क्या होता है सीडिंग? देखो, क्रिएट लिख लो, क्योंकि में भी पूछा जा सकता है। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द क्वेरी सीक्वेंस is called a seeding. Each word have three residues for protein और 11 रेसिड्यूज फॉर डीएनए सीक्वेंस। तो याद रखना है कि सीडिंग क्या कहलाता है। सीडिंग, जैसे हम क्वेरी सीक्वेंस देते हैं, उस क्वेरी सीक्वेंस को हमें सीक्वेंस अलाइनमेंट करना है ना, तो उसको क्वेरी सीक्वेंस को वर्ड्स के रूप में, छोटे छोटे वर्ड के रूप में बदला जाता है। अब जो वर्ड बना रहे हैं उस वर्ड में अगर वो डीएनए के लिए क्वेरी सीक्वेंस है तो वो 3 रेसिड्यूज का बनाएंगे, और अगर वहीं पे हमारा अगर प्रोटीन के लिए है तो 3 रेसिड्यूज का बनाएंगे, अगर वो डीएनए के लिए है तो 11 रेसिड्यूज का हम वर्ड बनाएंगे, जिस वर्ड को हम सारे पॉसिबल वर्ड्स बना लेते हैं उस क्वेरी सीक्वेंस से रिलेटेड, और उसके बाद हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करना शुरू करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 और 11। वैसे आप इसे नहीं पता था तो एलिमिनेट करके यूज कर सकते हो, 10 और 11 नहीं। अगर आप लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, मतलब लगाना यहाँ नहीं है, बट आप सोचो कि एक अमाइनो एसिड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड से होता है, तो 10 अमाइनो एसिड 11 से तो हो ही नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए कि 3 रेसिड्यूज होती है प्रोटीन के लिए, और 11 रेसिड्यूज हम डीएनए के लिए यूज़ करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। बाकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बाकी सारे क्वेश्चन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूरी तरह डिस्कस करा है। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि इफ़ द पर्पज इज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट एंड और अ सेकेंड इवेंट, द ऑड स्कोर ऑफ अ इवेंट इज। ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है यह भी ब्लास्ट से ही पूछा गया है, यह भी जो है आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन था। और अगर हम ऑड स्कोर निकालते हैं तो हम एक इवेंट और दूसरे मतलब एंड दूसरा इवेंट, अगर यहाँ पे एंड है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर जो है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड करते हैं। बाकी इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि अगर हम एंड रूल की बात करते हैं तो एंड रूल जो होता है वो हमारा मल्टीप्लाई रूल होता है, प्लाई रूल होता है। और वहीं पे अगर और होता तो इसे हम और को हम ऐड रूल बोलते हैं, ऐड 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 रूल। तो यहाँ पे अगर और हमने लिख दिया तो और के लिए हम यहाँ पे
ऐड रूल करेंगे, ऐड करेंगे, और यहीं पे अगर एंड है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी ये ऑड स्कोर को जो है हम क्या करते हैं, ऑड स्कोर का हम लॉग ऑड निकाल लेते हैं। अगर आपको इसको ज़्यादा से पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे। ये हार्डकोर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बात हम आपको बता दें। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है ब्लास्ट से। अगला क्वेश्चन में देखा गया है, क्वेश्चन है कि क्रायो प्रिजर्वेंट यूज्ड फॉर द सेल। देखो क्रायो प्रिजर्वेंट जो होता है यह हम एज अ प्रिजर्वेटिव के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं, और इसे हम एंटी फ्रिज भी बोलते हैं, एंटी फ्रिज बोलते हैं। और एंटी फ्रिज में जो कॉमनली यूज होता है वो है आपका ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल नहीं, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, और इसी के साथ हम DMSO यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO। अब अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो इन्होंने इसमें दे रखा है NO, HCl और HCl। NO और HCl कहीं भी हम क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में यूज नहीं करते हैं। वो कंपाउंड जो कि एंटी फ्रिज की तरह बिहेव करता है उसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं, और एंटी फ्रिज की तरह यूज़ करता है हमारा ग्लिसरॉल, प्रोपाइल ग्लाइकॉल और DMSO। एंटी फ्रिज क्यों? क्योंकि क्रायो जैसे ही हम 94 डिग्री टेम्परेचर, -94 डिग्री टेम्परेचर रखते, जिसे हम नाइट्रोजन प्रिजर्वेशन बोलते हैं, वो भी एक क्रायो प्रिजर्वेशन का टाइप है। इस पर हमारा कंपाउंड फ्रिज हो जाएगा, तो हमें ऐसा चीज़ यूज़ करना है जो कि एंटी फ्रिज हो, जो फ्रिज ना हो सके। जिसमें एक ही एग्जांपल है यहाँ पे DMSO इन फीटल वो वाइन। ये जो 10% दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, जिससे कि आप इस पे ध्यान दो, बल्कि आप इस पे ध्यान दे के आपको आंसर देना है, क्योंकि 10 10 10 और 5 दे रखा, बाकी यहाँ पे DMSO NO HCl दे रखा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि क्रायो प्रिजर्वेंट के रूप में हम ग्लिसरॉल, प्रोपेलिन ग्लाइकॉल और डाईमिथाइल सल्फोऑक्साइड यूज करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। इसमें इन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी अनयूजुअल वेज आर ऑब्जर्व इन द TDNA। हम आपको बता दें कि अनयूजुअल वेज जो है TDNA में पाए जाने वाले जो है वो होता है, एक का नाम है स्यूडो स्यूडो यूरिडीन, दूसरा होता है आपका डाईहाइड्रो यूरिडीन। ये सब क्या है, हमारा केमिकल मॉडिफिकेशन है। एक होता है हाइपोजेंथिन, एक होता है थायमीन और मिथाइल ग्वानिन। देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 जो है आपका अनयूजुअल बेस पाया जाता है, जो कि tRNA में होता है। और tRNA में ये 5 अनयूजुअल बेस जो होता है वो केमिकल मॉडिफिकेशन से बनता है। किससे बनता है? केमिकल मॉडिफिकेशन से बनता है। और tDNA का जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ मॉडल के होता है। अगला क्वेश्चन में कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविड-19 कॉज्ड बाय, कोविड-19 आपको पता है कि RNA के द्वारा होता है, बट RNA में भी किससे होता है? तो RNA में पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। ये हमारा रेट्रोवायरस है, क्योंकि यह पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस, क्योंकि यह हमारा RNA से पहले cDNA बनता है, उसके बाद cDNA बनता है, उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा ये cDNA बनता है, और उसके बाद ये रिप्लिकेट होता है बॉडी के अंदर। तो आपका कोविड-19 जो है किसके द्वारा होता है? पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। कोविड-19 हम टेस्ट कैसे करते हैं? PCR के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह हैदराबाद में पूछा गया है PCR वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद होता तो आप बता पाओगे, नहीं याद होगा आप नहीं बता पाओगे। यहाँ पे
यामानाका फैक्टर के बारे में पूछा गया है, जो कि हम आईपीसी प्रोग्राम रीप्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जो है आईपीसी, इसका फुल फॉर्म होता है इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। मतलब अगर हमें स्टेम सेल्स बनाना है, या कह सकते हो कि हमें कोई भी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में रीप्रोग्रामिंग करनी है, तो हम उसे कुछ केमिकल के द्वारा या कुछ फैक्टर जो होते हैं उसे इंड्यूस करें। मतलब कुछ चीज़ के होने के बाद अगर कोई फंक्शन शुरू होता है तो उसे हम इंड्यूस कहते हैं। तो इंड्यूस आईपीसी प्रोग्राम रीप्रोग्रामिंग में, मतलब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के रीप्रोग्रामिंग में रिक्रिएशन के लिए कुछ फैक्टर यूज होते हैं, जिसे हम यामानाका फैक्टर कहते हैं। और इसके अंदर यामानाका फैक्टर के अंदर जो आता है, ये आपको याद होगा तभी आप बता सकते हो, ये है ऑक्ट 3 एंड 4, दूसरा SOS SOX 2, KLF 4 और C माइक। तो यहाँ पे देखिए सी माइक यहाँ पे एल है हटा दो, सी माइक हो गया। उसके बाद नए नोज नहीं होता है तो एक ही बच गया, SOX 2, KLF 4, ऑक्ट 3 4 80। वैसे आप इसको भी हटा सकते थे, P53 ये आपका कैंसर के लिए होता है, तो कैंसर के लिए तो यहाँ पे नहीं होगा। और लिन 28 जो होता है, यह भी आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी एलिगेंस के डेवलपमेंट में पढ़ाया जाता है, तो यह भी नहीं होगा। अगर आपको नहीं आता था तब भी आप इसे बहुत आराम से एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन तक पहुँच सकते थे। तो पेपर में सिर्फ आपका आना ही जरूरी नहीं है, आपका एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल करेक्ट आंसर को टिक मार सकते हो। करेक्ट आंसर को टिक मारते तो आपके होने के चांसेस मैक्सिमम होते। जैसे इस कंडीशन में आपको भले यामानाका फैक्टर नहीं पता था, बट अगर आपको बाकी पता है कि नैनूस जो है ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में, P53 जो है कैंसर में, और लिन जो है 28 सी एलिगेंस में यूज़ होता है, तो आप इसको आराम से एलिमिनेट कर पाएँ। और जैसे आपने इसको एलिमिनेट किया वैसे SOX 2, KLF 4 और ऑक्ट 3 एंड 4 और सी में इतने जो है आपके यहाँ पे यामानाका फैक्टर में आ गया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाइब्रिडोमास आर इमोर्टलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाइब्रिडोमास होता क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है। हाइब्रिडोमास दो सेल का एक ग्रुप होता है, इसलिए इसे हम हाइब्रिडोमा कहते हैं। तो दो सेल क्या होता है, इसमें फ्यूज होता है। कौन कौन से दो सेल फ्यूज होते हैं, एक नॉर्मल बी सेल और दूसरा आपका माइलोमा सेल। माइलोमा सेल में इमोर्टलिटी पाई जाती है, और बी सेल के पास जो होती है, प्लाज्मा सेल के पास होती है डीएनए बनाने का पाथवे होता है, जिसके कारण वो सेल इमोर्टल भी होता है प्लस डीएनए भी बनाता है, जिस कारण से वो सर्वाइव कर जाता है। और यह हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, जिससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। बट इन केस ऑफ द ह्यूमन का हम सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया था एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के लिए। तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, जीरो माइस। इसके ऊपर भी एक मतलब ये क्वेश्चन जो है हैदराबाद में आ चुका है कि अगर हम ह्यूमन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं। तो उस समय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, जीरो स्टेन माउस। तो वो भी वीडियो जाके देखे, तभी मैंने आपसे कहा है कि आप वीडियोस देखो। आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी डीवीटी के वीडियो देखो। जितना मैं पब्लिश करता हूँ, अगर आप सारे वीडियो देखते हो 1 से 2 मंथ तक, डेफिनेटली आप अपने अंदर कुछ चेंजेस पाओगे, और उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर ले जाओगे। तो इसमें क्या होता है, हम सेंडेला वायरस के द्वारा या पॉलीग्लाइकॉल के द्वारा पॉलीएथाइल ग्लाइकॉल के द्वारा हम दो सेल को आपस में फ्यूज़ कर देते हैं। तो हाइब्रिडोमा जो होता है वो कैसा है, हाइब्रिडोमा आपका सेल फ्यूज़न का प्रोडक्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आप दोबारा यहाँ आए हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय।